लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पार्ट नंबर सेकंड, वर्क एंड एनर्जी। पिछले लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देखा था, उसके डिफरेंट कंडीशंस को देखा था कि कब वर्क जीरो होता है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कंसेप्ट लिया था कि वर्क कब मैक्सिमम होता है और कैसे होता है। वो सारा कुछ वर्क डन होता था कांस्टेंट फोर्स। अब उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमने पहले देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो फोर्स के डायरेक्शन में हो या उसके किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन, किसी भी कंपोनेंट के डायरेक्शन में। अब उसके लिहाज से उसका ग्राफ देते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इज अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑन, फोर्स इज अलोंग द वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस। कांस्टेंट फोर्स से तो एक स्ट्रेट लाइन उसको रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब ग्राफ के अंडर वाला एरिया हमें वर्क डन देता है, एफ डॉट डी आ जाएगा जो कि हमें वर्क डन देगा ग्राफ के। अच्छा, जब फोर्स इज़ नॉट अलोंग द डी एक्सिस, यानी कि ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है। अगर जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना हो, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, तब हम क्या वर्क डन कैसे कैलकुलेट, तो वर्क डन उसका भी यही बनेगा ग्राफ। लेकिन एफ कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे जो थीटा है ये वेरिएबिलिटी शो करता है कि थीटा कभी 90 होगा, कभी 180 होगा, कभी जिसके लिहाज से ग्राफ है। इसका भी एरिया अंडर द ग्राफ याद रखना। एक ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट ये आता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप में आता है, उसमें हमने फोर्स को नहीं डिवाइड करना होता सिर्फ, क्योंकि इधर उन्होंने एफ कॉज ऑफ थीटा लिखा, तो उस पाथ में जो हमें ऑब्जेक्टिव में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 लेंगे, ताकि हम वेरिएबल उस पाथ को इतना शॉर्ट बना सकें ताकि जितना शॉर्ट पाथ होंगे तो फोर्स उसके लिए कांस्टेंट रहेगी। ये भी उसी एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये देखें, अब वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ वेव की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ को तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव होगा। टोटल वर्क डन सर्कुलर पाथ का जीरो होगा। ये एक वेव है, अगर इससे इधर जोड़ लें तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा जिसकी तरफ से जीरो होगा। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, लेकिन हमने पहले डिस्कस कर लिया था वेरिएबल फोर्स। एफ डी कॉज ऑफ थीटा हमने देखा था, एफ डी कॉज ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट है। वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ये उसका ग्राफ, ये भी ग्राफ हो सकता है। इधर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर ये ग्राफ ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वो पूछ ले कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स से हो रहा है या कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका सही आंसर होगा कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है। इधर वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है कि इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है, इसे हम पाथ में डिवाइड कर लेंगे ताकि तमाम पाथ के लिए जो फोर्स है वो सही रहे। मोस्टली वर्क डन इज़ ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ज़्यादातर जितना भी वर्क हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वो वेरिएबल फोर्स की तरफ लगता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना से ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी जल्दी हमारा रिक्वायरमेंट का डिस्प्लेसमेंट हमें हासिल होगा। अब ये वही ग्राफ है, ये उसको टोटल पाथ में जब सम करेंगे, ये चीज़ आपको मालूम है, पहले भी पढ़ चुके, जब सम करेंगे तो उसका इनिशियल से और एंड इन्फिनिटी तक। मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, बस इसका ये एक थोड़ा सा इसका ऐसे समझ टिप दिया गया आपके इस कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा एडिशन किया गया, हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपने, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये याद रहे। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। अब दो तरह की फोर्स पीछे हमने डिस्कस किए हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो कंजर्वेटिव होगी, जब पाथ डिपेंडेंट होगा नॉन कंजर्वेटिव। इसमें पाथ पे जब डिपेंड नहीं करेगा तो क्लोज्ड पाथ, चाहे जिस पाथ की तरफ हम मूव करेंगे, जिस साइड से भी मूव करेंगे तो क्लोज पाथ पर जब उसका क्लोज पर सारों को सम लेंगे तो वो जीरो होगा। मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, हम कैसे पता चलाएंगे कि ये कंजर्वेटिव है? नो, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये एक्शन फोर्स है, एक्शनल फोर्स है, ये नॉन एक्शनल फोर्स है। अब इधर से ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, और ये नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, टेंशन, ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और नॉर्मल फोर्स। अब इधर एक कन्फ्यूजन ये होती है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्शनल फोर्स है, लेकिन ये यहाँ पे इस बात को देखें कि फ्रिक्शन फोर्स एक्शन फोर्स नहीं है, ये उस फोर्स के एक्शन को अपोज करती है। कोई बॉडी सीधी जा रही है उसे अपोज करेगी कि मैं उसके एक्शन को रोकूं ताकि उसे नॉन एक्शनल बनाऊं, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें से
अक्सर ऑब्जेक्ट आते हैं वर्क डन कब 86%, 70%, मैक्सिमम 50% क्या आएगा। तो ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा की ये वैल्यूज़ देंगे। जब हम ये वैल्यू पुट करें तो 86, ये 70, एज ऑन एज ये इसके बारे में। नेगेटिव कब होगा, एफ डी कॉज। अब नीचे टॉर्क के बारे में बताएगा, टॉर्क कॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, आर मोमेंट आर फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। आपने इस चैप्टर में बस मेन कॉन्सेप्ट को याद रखना और इनके फार्मूलाज को अप्लीकेबल करना आ जाए। ज़्यादातर ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा इस्तेमाल होगा उधर। ये मैक्सिमम फोर्स, ये थीटा अगर इधर 30 पुट करते हैं अंडर 3/2 आता है, या 3/2 को डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, 0.86 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए 86% आता है। अब हम इधर एनर्जी के बारे में देखते हैं। एनर्जी की दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के लिहाज से, काइनेटिक एनर्जी मोशन के लिहाज से। पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है, ये काइनेटिक एनर्जी वर्क कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। पोटेंशियल एनर्जी कैसे वर्क करती है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं ग्रेविटी के, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब एक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इस तरह गया, व्हाट इज़ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ वर्क डन व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो ऑप्शन में वो ये दे देता है कि ग्रेविटी इज़ पॉजिटिव, ग्रेविटी इज़ नेगेटिव, नेगेटिव एम जी एच। तो देखें, जब पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब हम किसी भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर की तरफ लें तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उस क्वेश्चन की पहली कंडीशन होगी। लेकिन ग्रेविटी तो नीचे असर कर रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव mgh इसका वर्क होगा। ये इसके कुछ यूनिट हैं, जॉस, न्यूटन मीटर, ये उसके बेस यूनिट्स। अदर यूनिट्स भी देख लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BTU, किलोवाट आवर, कैलोरी, ये अर्ग, किलोवाट आवर। अब इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिगेस्ट यूनिट किलोवाट। अब इधर मेन ऑब्जेक्टिव है कि किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है। अब इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है 1 BTU इसके बराबर, किलोवाट आवर इसके बराबर होता है, कैलोरी इसके बराबर होता है, और अर्ग वगैरह आते हैं। 1 अर्ग 10⁻⁻7 जॉल है। तो 1 जॉल कितने अर्ग के बराबर होगा, ये जब -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो +7 के बराबर हो जाएगा। अब ये इधर पोटेंशियल एनर्जी के कुछ फार्मूलाज, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज दिए गए। इनमें से आपने जो रिकॉल अपने मेमोरी में रखने हैं, इसका mgh ये वाला और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये दो आपने रखे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इसके रिलेटिव ऑब्जेक्टिव आएंगे। इधर से काइनेटिक एनर्जी का और इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन को आपने याद रखना। अब काइनेटिक एनर्जी डॉट प्रोडक्ट है दो भी प्लस। जब यहाँ पे MV स्क्वायर होता है तो इसका एक आता है काइनेटिक एनर्जी, स्केलर है, वेक्टर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर है, तो एक स्केलर होगी। वर्क एनर्जी पे एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर MCQs, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट यही रख रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ऑल काइंड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी। वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी। अब वो आप पे कि आपको क्वेश्चन में उसने हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन को पुट कर लेंगे। अगर उसने वेलोसिटीज़ का डिफरेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी लास्ट पे एफ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का डिस्कवर। ये बहुत, इसके आप प्रैक्टिस करेंगे, ये दो फार्मूलाज को याद रख लें, इसके आप प्रैक्टिस करें, ये बड़ी ईजी होते हैं और इसका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ जाती है। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट है ड्रॉप का केस। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़, क्यों, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़। काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब इसका रिलेशन क्या बनेगा, वर्क लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये पूरा एक ऐसे समझ इस चैप्टर की स्पाइनल कॉर्ड के तौर पर काम करता है ये फार्मूला, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला, और ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब इसको यहाँ से अगर हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करें तो ये रिलेशन अभी आ सकता है, लेकिन इसको रिकॉल ना करें, यही रिकॉल करें। इसमें तो कोई चीज़ भी गिवन हो, कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके रिलेटेड एक आधा MCQs आ जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। वो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव देता है, इफ़ 20% देर इज़ इंक्रीज इन 20% काइनेटिक एनर्जी दैन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। अगर तो वो आपको
आता है सिर्फ इन दोनों के रिलेशन, कोई एनर्जी और किसी के रिलेशन, बस इन्हीं दो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में पूछता है। अगर मोमेंटम के बारे में जैसे पूछ रहा है, अगर वो आपको कहे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में वो कहे कि परसेंटेज इंक्रीज हो, तो वो ज़रूरन काइनेटिक एनर्जी में कहेगा इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज 20% देन व्हाट इज़ द इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। अगर वो आपको कहे मोमेंटम के बारे में, तो ये फार्मूला है 1 प्लस माइनस n ओवर 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, ये एंड में 100 लिखा हुआ है, अंडर रूट आएगा। अगर वो आपको कहे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ, तो काइनेट परसेंटेज इंक्रीजिंग का तो स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे n क्या है, जो हमें गिवन होगी परसेंटेज उसको लिख देंगे। अगर वो होगा इंक्रीज तो इधर प्लस को रहने देंगे, अगर होगा डिक्रीज तो इधर माइनस होगा। इस केस में भी ऐसे, अगर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा प्लस माइनस, लेकिन इधर इस बात का ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने में इधर स्क्वायर होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके मुताबिक इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आते, जो 2 पार्ट में हमने इसको डिस्कवर किया है, डिस्क्लोज कर लिया। अब इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं, ख़ास तौर पर ये परसेंटेज वाला, वर्क डन मैक्सिमम, नेगेटिव और कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये इस सारे के मुताबिक। अब एक थोड़ा सा लेक्चर और होगा, वो इन जितने भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट लिया है, तकरीबन 10 फार्मूलाज को लिखा जाएगा, वो उस चैप्टर के हर ऑब्जेक्टिव पे एप्लीकेबल होंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इंशाल्लाह।